नमस्कार दोस्तों, सृजन संवाद के नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं सोमदत्त शर्मा जी। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि उनका एक संक्षिप्त परिचय मैं आपके साथ साझा करूँ। दोस्तों, सोमदत्त जी एक जाने माने दोहाकार हैं, नाटककार हैं। आप आकाशवाणी की सेवा में लंबे समय तक रहे हैं। विभिन्न दायित्वों का आपने निर्वहन किया है वहाँ पे, और 2015 में उप निदेशक के पद से आप सेवानिवृत्त हुए हैं। आकाशवाणी की एक खास योजना लोकगीतों, लोक संस्कृति का संरक्षण, उसका आपने नेतृत्व किया है। तो ऐसे हैं आज के हमारे मेहमान। सोमदत्त जी, आपका सृजन संवाद के पटल पर स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं, आपने आकाशवाणी में 4 दशकों तक अपनी सेवाएं दी हैं, विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है, बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाओं पर आपने काम किया है। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपनी इस आकाशवाणी के साथ जो यात्रा रही है, सुनहरे दिनों की यात्रा, उससे शुरू करके और जब आप सेवानिवृत्त हुए हैं तो उस यात्रा के बारे में आप हमें बताएं। बहुत अच्छा सवाल किया प्रवीण जी आपने। मैंने आकाशवाणी का वैभव काल भी देखा है जी, और आज जब आकाशवाणी लगभग पतन की स्थिति में जा रही है, वो समय भी मैंने देखा है। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जी। जैसे मेरी पहली पोस्टिंग आकाशवाणी रांची में थी, कार्यक्रम अधिकारी के तौर पर। आकाशवाणी रांची दक्षिण छोटा नागपुर की राजधानी कहलाती है, आज भी है। आपने सुना होगा कि मंडन मिश्र का नाम संस्कृत साहित्य में बहुत आता है। जी जी, जाने माने विद्वान थे। जी जी। मंडन मिश्र के घर का पता अगर कोई पूछता था तो कहा जाता था कि जिस घर के सामने मैना संस्कृत बोलती हो, वही समझ लीजिए कि मंडन मिश्र का घर है। जी जी। बिल्कुल यही स्थिति आकाशवाणी की थी। आकाशवाणी रांची में जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा आइडिया था नहीं, क्योंकि मेरे परिवार से कोई आकाशवाणी में नहीं था। थोड़े दिन हुए थे ज्वाइन किए हुए, तो मैंने देखा कि हमारा जो रिसेप्शनिस्ट है आकाशवाणी रांची का, उस रिसेप्शनिस्ट के सामने देखने में बड़ा, जस्टिन एक का नाम उस आदमी का, देखने में बहुत सीधा साधा सा। एक दिन देखा कि डेवलपमेंट कमिश्नर उनके सामने बैठे। वाह। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा, फिर 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते। मुझे लगा कि ये डेवलपमेंट कमिश्नर एक रिसेप्शनिस्ट के पास क्या कर रही है। तो एक दिन मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनसे पूछा कि देखा साहब, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये डेवलपमेंट कमिश्नर आपके पास आके क्या करते और इतनी देर बैठती है। जी। दोनों आदिवासी थे, जनजातीय समाज से थे, ओरांव थे दोनों। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे ऊपर रिसर्च कर रही हैं। रांची की डेवलपमेंट कमिश्नर आकाशवाणी के रिसेप्शनिस्ट के ऊपर रिसर्च कर रही हैं। वाह। ये मेरा आकाशवाणी से पहला परिचय था। बहुत सुंदर। बातचीत में पता चला कि जस्टिन एक का खाली रिसेप्शनिस्ट नहीं है, वो उरांव या कुडुख जिसको कहते हैं भाषा के अधिराज हैं हिंदुस्तान के। वाह वाह वाह। हिंदुस्तान का विदेशों में रिप्रेजेंट करता है वो आदमी। तो मेरी रुचि थोड़ी सी उनके बारे में बढ़ी। फिर आकाशवाणी में और दूसरे एम्प्लॉय जो लोग काम करते थे जी। थोड़ा सा अंदर जाइए, अंदर जा करके आप देखेंगे कि एक 4-4.5 फीट का आदमी, उसका नाम था कांडे मुंडा। वो इतने सारे, पहले टेपों पर ही रिकॉर्डिंग होती थी, इतने सारे टेप लेकर के स्टूडियो के भीतर जा रहा है, स्टूडियो से बाहर आ रहा है, बगल में भी इतने ही टेप है। होगा, तमाम एम्प्लॉय हैं वहाँ होंगे। एक दिन मैंने उस आदमी को मांदर बजाते सुना। वाह। बिल्कुल समाधिस्थ अवस्था में। तो मेरी रुचि बढ़ी कि भाई ये आखिर आदमी है कौन है। पता चला कि ये कांडे मुंडा है, और मुंडारी भाषा के, जैसे हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र की स्थिति है, मुंडारी में वही स्थिति कांडे मुंडा की। वाह वाह। और वो आकाशवाणी में क्या थे, क्लास 3 एम्प्लॉय थे। जी जी जी। नई मुंडारी कहानी उनसे शुरू हो रही है, नया मुंडारी गीत उनसे शुरू हो रहा है, नया मुंडारी नाटक उनसे शुरू हो रहा है, उपन्यास क्या नहीं शुरू होता उनसे। आपने आकाशवाणी के वैभवशाली दिनों की बड़ी जीवंत तस्वीर जो है हमारे साथ साझा की है।
और आपने बताया कि कितने बड़े बड़े कलाकार आकाशवाणी केंद्रों पर आते थे और उनकी रिकॉर्डिंग होती थी और आम जन तक उनका जो कला थी वो पहुंचती थी। आकाशवाणी की ऐसी ही एक योजना लोक संस्कृति, लोक गीतों, लोक कलाओं का संरक्षण से भी आप जुड़े रहे हैं। जी जी। 2014 से 2020 तक उसका आपने नेतृत्व किया है और आपके मार्गदर्शन में योजना वो कंप्लीट हुई है, पूर्ण हुई है। उस योजना के बारे में हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताइए। बड़ी महत्वपूर्ण योजना रही है ये। आकाशवाणी के पूरे कार्यकाल में जी जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं बनी होंगी उनमें से एक महत्वाकांक्षी योजना ये भी थी। बेशक। उसका नाम था आकाशवाणी लोक संपदा संरक्षण महापरियोजना। जी जी। उद्देश्य यह था कि देश में जितने भी किस्म के लोकगीत मिलते हैं, जिसमें 3 वर्गों में हम बांटते हैं उसको। एक थे जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार गीत। जी। उन संस्कारों के साथ मृत्यु जन्म के संस्कार हैं, जन्म के संस्कार के साथ में कुछ रीति रिवाज भी जुड़े हुए हैं, कुछ ये जुड़े हुए हैं। ऐसे करके 16 संस्कार होते हैं कुल मिलाकर। उन हर संस्कार के साथ में कुछ रीति रिवाज जुड़े हुए होते हैं। रीति रिवाज कुछ के साथ गीत भी जुड़े हुए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो धीरे धीरे नई पीढ़ी की चूँकि कोई रुचि नहीं है, वो धीरे धीरे वो विलुप्त होते जा रहे हैं और प्रचलन से बाहर हो रहे हैं। तो एक किस्म ये थी। जी। दूसरा ये था अदर देन संस्कार गीत। अदर देन संस्कार गीत का मतलब ये हुआ कि जैसे ऋतुओं से जुड़े हुए, सावन से जुड़े गीत, जी जी जी, या पर्वों से जुड़े हुए, होली से जुड़े गीत, दिवाली से जुड़े गीत, रक्षाबंधन से जुड़े गीत, या आपके मेलों ठेलों से जुड़े हुए गीत हैं। महिलाएं जाती थी ढोला गाते हुए गंगा स्नान के लिए, एकादशी स्नान या मावस का या पूर्णिमा का स्नान। जी। व्यक्तियों से जुड़े हुए, जैसे हीर रांझा है आपका पंजाब का, आला उदल है, या नरसी का भात है आपका। जी जी। इस तरीके की जो लोक गाथा है, ये तीसरे खंड में आएंगे। तो व्यक्तियों से जुड़े हुए गीत, आपके मेलों ठेलों से जुड़े गीत, आपके अतीत के नायकों से जुड़े हुए। नहीं, अतीत के नायकों वाली वो लोक गाथा है। अच्छा। इस तरीके से 3 वर्ग हम लोगों ने बांटे थे, जिसमें से ये था कि हर जाति में उनके जो पूर्वज थे, वो उन पूर्वजों का एक अपना इतिहास होता है जिससे वो जोड़ करके चलते हैं। उनकी उपलब्धियां होती हैं, उन उपलब्धियों को वो गाते हैं। जी जी। है ना। आला उदल वैसी ही उपलब्धि है। बेशक। तो इन तमाम तरीके के गीतों को रिकॉर्ड करके रखा जाए। मैं आकाशवाणी के तकरीबन 214 स्टेशन पूरे देश में थे, तो हमारे लिए आसान काम था थोड़ा सा, क्योंकि देश भर में उसकी रीच थी। हम कर सकते थे हम स्टेशंस के माध्यम से। और तकरीबन 175 भाषा बोलियों में हम लोगों ने काम किया, जिसमें से 62 भाषा बोलियां अकेले नॉर्थ ईस्ट की थी। बहुत ही सुंदर। जी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम अपने आप में था। बाद में धीरे धीरे जब हम उसमें घुसते चले गए, तो पता चला कि ये वास्तव में हमारा चिति साहित्य है। चिति का अर्थ होता है चेतना। जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस मूल चेतना को चिति कहा है, या सामुदायिक चेतना को चिति कहा। अब उस चिति का अगर दर्शन करना है तो समाज में जाके दर्शन करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। समाज में जब जाएंगे तो समाज के रीति रिवाजों को भी देखना पड़ेगा, तीज त्योहारों को भी देखना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो ये जो गीत है, जी सर, ये पूरी भारतीय जो दर्शन है उसका प्रतीक गीत है। कृष्ण और राम इसके प्रतीक चरित्र हैं। प्रोफेसर A.K. रामानुज हैं, वो कहते हैं कि साहब भारत में 2 ही भाषाएं हैं, एक भाषा राम है और दूसरी भाषा कृष्ण है। बहुत खूब। इस गीत में भी दो शब्द आते हैं, एक रघुनंदन शब्द है और एक श्री भगवान शब्द है। वाह। अब महिलाएं ये गीत गा रही हैं और किसके सामने गा रही हैं? लड़की वाले आए हैं लगन सगाई लेके, उसके लिए गीत गा रहे हैं, उसके सामने गा रही हैं। जी। मोहल्ले पड़ोस की हैं या आपके गांव की हैं, रिश्तेदार हैं, सारी महिलाएं वहाँ। वो महिलाएं अपने बच्चे का परिचय दे रही हैं उनको, जी, जो लड़की वाले आए हैं लगन सगाई लेके। और महिलाएं अगर किसी को ये सर्टिफिकेट देते हैं कि महिला बिल्कुल, ये लड़का बिल्कुल ठीक है, इसने अपनी सामाजिक मर्यादा का, व्यक्तिगत मर्यादा का, पारिवारिक मर्यादा का, सबका पालन किया है, जी जी, तो फिर तो बिल्कुल कोई दुविधा की स्थिति नहीं रही। यस यस। दूसरा शब्द है श्री भगवान। इसमें श्री भगवान कृष्ण के लिए कहते हैं। अब अगर ऐसा आदमी जो खाली मर्यादित ही रहेगा तो परिवार कैसे चलेगा उसका? जी। तो उसके लिए कहा कि ये इसमें श्री भगवान के गुण भी हैं, लीलाधारी भी है। वाह वाह। तो अब इसकी व्याख्या आप चाहे जैसे कर सकते हैं, लेकिन 2 लाइनों में
पूरे गीत में पूरी भारतीय दर्शन को उन्होंने पिरो दिया है। इसलिए मैं इनको कहता हूँ कि चिति गीत है, चिति संपदा ही हमारी है, चिति साहित्य हमारा है। ऐसे करके 175 भाषा बोलियों में ये काम हुआ और इसका परिणाम ये हुआ कि आकाशवाणी में तो भिन्न भिन्न कारण से ये लगभग 40,000 गीत हम लोगों ने इकट्ठे किए तकरीबन, और वो खाली गीत ही नहीं इकट्ठे हुए, तो उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है बहुत। और ये गीत स्टूडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी, ये घर घर जा कर के पूरे देश में रिकॉर्डिंग हुई। वाह। और ख़ासियत ये थी कि जिस समय रिकॉर्डिंग हुई थी तो ओरिजिनल वॉइसेस है। अरे वाह। जो महिला गा रही है वही, उसी ने वो गीत गाया है, तो ओरिजिनल धुनें भी हमारे पास है। इससे पहले देवेंद्र सत्यार्थी ये काम किया था, लेकिन उनके पास सिर्फ लिखित में था वो, है ना। उन्होंने महिलाओं से सुना और लिख लिया जी, किताबें भी छपी उनकी। आकाशवाणी का जो उसके साथ डिफरेंस है वो यही है कि उन्होंने खाली सुना भी है, लिखा भी है, उसका हिंदी अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी करवाया है, उसकी वीडियोग्राफी भी करवाई है, उसका फोटोग्राफी भी करवाई है, और वो पूरा का पूरा साहित्य हमारा आकाशवाणी के आर्काइव्स में है और बहुत महत्वपूर्ण संपदा है। परिणाम उसका बता रहा हूँ, आकाशवाणी में भले ये काम बंद हो गया हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे सीवी रमन यूनिवर्सिटी खंडवा, पता चला कि वो भी यही काम कर रहे हैं। अच्छा। और बहुत सारी, लखनऊ की एक संस्था है, लोक क्या संस्कृति संस्थान ऐसा कुछ है उसका जी, तो वो भी यही काम कर रहे हैं। ऐसे करके तमाम संस्थाएं खड़ी हो गई हैं। जो IGNCA खुद इसमें इंटरेस्टेड है, उसने कोई मैंने सुना प्रस्ताव बना करके भेजा संस्कृति मंत्रालय को। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण ये नहीं था कि आकाशवाणी ने आकाशवाणी लोक संपदा संरक्षण महापरियोजना शुरू की। उसका असली पक्ष ये है कि उससे प्रेरणा लेकर के बहुत सारे ऐसे संस्थान खड़े हो गए जो इस काम को करना चाहते हैं, इस काम के महत्व को समझते हैं। जी 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 जी। वाकई आकाशवाणी ने ये एक बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है, लोक संपदा को आपका संरक्षित करने का काम, और फिर उसके लिए एक आधार तैयार करने का काम आकाशवाणी ने किया है। और आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जो हमारी संस्कृति है वो लोक में आपका वास करती है, वो हमारी लोक कलाओं में वास करती है, वो हमारी लोक गीतों के माध्यम से प्रतिबिंबित होती है। ये बहुत आप सराहनीय कार्य आपने किया है। मैं सृजन संवाद की तरफ से आपको इसके लिए बहुत बहुत आपका बधाइयाँ देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। सोमदत्त सर, आपको मूलतः एक दोहाकार के रूप में जाना जाता है। आपकी विभिन्न पत्रिकाओं में आपके दोहे प्रकाशित होते रहे हैं, आपकी कविताएं प्रकाशित होती रही हैं। आपके दो दोहा संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं जी, जी। दहशत की परछाइयाँ और समय की कोख से। तो हम चाहेंगे कि बातचीत सवाल जवाब की सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने कुछ दोहे हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। एक दोहा सुने। जी जी, स्वागत। अहंकार करने चला अहंकार से युद्ध। वाह। अहंकार करने चला अहंकार से युद्ध, अहंकार होता नहीं अहंकार से शुद्ध। वाह वाह वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। एक और दोहा है जी। लोग कई दफे पूर्वाग्रह पाल लेते हैं, है ना, और पूर्वाग्रह अंततः विनाश का कारण बनता है। उसी को लेकर के एक दोहा है जी, स्वागत है। पूर्वाग्रह की देहरी लोग न करते पार, पूर्वाग्रह की देहरी लोग न करते पार, यही वजह थी युद्ध में गया दशानन हार। बहुत ही रावण इसी कारण से हारा था, तो उसने पूर्वाग्रह पाल लिया था। वो सीता का स्वयंवर जब हुआ था जी, तो रावण भी गया था वहाँ, लेकिन सीता का वर्ण किया रामचंद्र जी ने। रावण को ये बात पसंद नहीं आई और वो इस बात को गांठ में बांध करके ले गया, और वही उसके पतन का कारण बना जी। एक और दोहा जरूर सुने। धरा वही पानी वही, वही हवा है साहब जी। धरा वही पानी वही, वही हवा है साहब, क्या बदला है जो हुई इतनी फिजा खराब। वाह 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 वाह, क्या बदला है जो हुई इतनी फिजा खराब। दोहों में, दो लाइनों में बहुत गहरी बात जो है, वो 4 चरण होते हैं जी जी जी, उसी कही में जाती आपको है। पूरी बात कहनी है जी जी। अब कितनी दूर तक आप कह सकते हैं
यही आपकी सफलता है। बेशक। एक दो दोहे और। एक और सुनिए, प्रेम का दोहा है, स्वागत। और प्रेम की हाइट कितनी हो सकती है ये आप अंदाज लगाएं। जी। रची रंगोली नेह की, आंगन उतरा चांद। वाह। रची रंगोली नेह की, आंगन उतरा चांद, मन की मुरली गूंजती जैसे अनहद नाद। वाह। ये अनहद नाद संतों की शब्दावली जी जी। और वो प्रेम की हाइट वहां तक जाती है। कुछ और दोहे सुनाता हूं आपको। जरूर। सोने जैसे थे कभी, बने स्वर्ण मृग आज। सोने जैसे थे कभी, बने स्वर्ण मृग आज, सकते में है राम जी, क्या माया का राज। वाह वाह वाह। सोने जैसे थे कभी, बने स्वर्ण मृग आज, सकते में है राम जी, क्या माया का राज। एक और दोहा सुने। जी। ठगनी कब से ठग रही माया, ठगनी कब से ठग रही, इससे बचे न राम। ठगनी कब से ठग रही, इससे बचे न राम, अब विचार जंगल हुए, धनुष न आता काम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब विचार जंगल हुए, धनुष न आता काम। बड़े गूढ़ अर्थों वाले दोहे आपने सुनाए। बहुत ही आपका जो है व्यापक अर्थ लिए हुए ये दोहे हैं। दोहा एक काव्य की एक परंपरागत विधा है। हम ये जानना चाहेंगे कि काव्य सृजन के लिए इस विधा को उपयुक्त माना, ये आपको कब महसूस हुआ कि मुझे दोहों के माध्यम से अपनी काव्य साधना करनी चाहिए, सृजन करना चाहिए? देखिए, ये तो आप जानते हैं कि दोहा जो है हिंदी का प्राचीनतम छंद है। जी बेशक। अपभ्रंश से आया है ये। और बीच में लगभग विलुप्त था। विधा कभी कोई मरती नहीं है, लेकिन फिर भी ये होता है कि कोई विधा उतार चढ़ाव आता रहता है। कविता ने जब छंद का साथ छोड़ दिया जी, और कविता जनता से दूर होने लगी, दूर होने लगी, तब फिर ये था कि भाई कविता में छंद की वापसी कैसे हो। तो दो माध्यम लोगों ने चुने, एक गजल चुना और एक दोहा चुना जी। अब मेरी, आपने व्यक्तिगत सवाल किया तो ये मैं ट्रेन में सफ़र करता था गाज़ियाबाद से दिल्ली और दिल्ली से गाज़ियाबाद। जब यमुना विहार रहता था तो बस में सफ़र करना पड़ता था। इतना अवकाश होता नहीं था, इधर से भी धक्का लग रहा है, उधर से भी धक्का लग रहा है, और भीतर से कोई चीज़ फूट रही है। अब ऐसे समय में बड़ी कविता आप नहीं लिख सकते। एक छोटी सी डायरी, पॉकेट डायरी जिसको कहते हैं, मैं अपनी जेब में रखता था उससे। जी जी। तो जब धक्के लगते थे और भीतर से कुछ फूट रहा होता तो था नोट करना होता। तो मैंने उसी समय डायरी निकाली, कुछ ऐसे ऐसे करके कर लिया, ऑफिस में जाके उसको पूरा करता। जी जी जी। तो ये मैंने विधा इसीलिए चुनी क्योंकि मेरे पास अवकाश नहीं था। और बाद में धीरे 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 मैं उसमें रमता चला गया। जी जी। लिखने को मैंने कविताएं भी लिखी हैं, गीत भी लिखे हैं, सारी विधाओं में लगभग काम किया। बेशक। व्यंग्य भी लिखे, नाटक भी लिखे, सब सारी चीजें। लेकिन दोहे में जाने का कारण यही था। दोहे आप लिखते रहे हैं जी, आपने दोहे पढ़े भी होंगे। जी जी। तो पूर्ववर्ती जो आपका दोहाकार रहे हैं, उनमें किन रचनाकारों के दोहों से आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, या किन के दोहों को आप ज़्यादा पसंद करते रहे हैं? देखिए, इसमें दो हिस्से हैं इस बातचीत के आपके। एक हिस्सा तो ये है कि हमारे पूर्ववर्ती माने मध्यकाल के लोग जिन्होंने अपभ्रंश से मध्यकाल तक, जी जी, जिसमें कबीर ने बहुत कबीर आएंगे, सूरदास आएंगे। सूरदास ने दोहे ना के बराबर लिखे। जी जी। तुलसीदास ने दोहे लिखे। तुलसीदास ने लिखे। बिहारी ने दोहे लिखे। बिहारी, रहीम ने दोहे लिखे। रसखान ने दोहे नहीं लिखे। और उसके बाद जब आप आधुनिक काल में आते हैं तो आधुनिक काल में बीच में थोड़ा सा ये मिलता है आपको। इधर जिन लोगों ने दोहा लिखना शुरू किया जी, उनमें पाल भसीन का नाम है, देवेंद्र नाथ शर्मा जी का नाम है। आपके गाजियाबाद, देवेंद्र शर्मा, इंद्र जी। हाँ हाँ, इंद्र जी को मैंने सुना है। ये गाजियाबाद के रहने। यस। आपके कुंवर बेचन जी ने लिखे हैं, सोम ठाकुर जी ने लिखे हैं, ज़हीर कुरैशी ने लिखे हैं, जी जी, है ना, निदा फाजली ने लिखे हैं। लेकिन ये सारे ऐसे लोग हैं जो मंच सिद्ध लोग हैं। बाद के लोगों में जो जिस आदमी ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो था कैलाश गौतम। जी जी। कैलाश गौतम आकाशवाणी के ही थे, लेकिन उनमें जो लोक का टटकापन है उनके दोहों में,
वो हम में से किसी के पास नहीं। बेशक कैलाश जी का वो मैं गांव आया वो वाला गीत बड़ा लोकप्रिय रहा है। बहुत बहुत लोकप्रिय था। बाद में चल के वो हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयाग के वो ये भी रहे, उपाध्यक्ष भी शायद जी थे जी या सचिव थे। उनके अलावा इंद्र जी ने लिख तो सारे लोग रहे, लेकिन उनमें जो ठेठ देसीपन है जी वो मेरे ख्याल से मुझे कहीं देखने में नहीं मिला। पाल बसिन जी ने भी लिखे हैं, आपके श्याम निर्मम ने भी लिखे हैं, आपके बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। जी जी आपने नाटकों का भी लेखन किया है। जी, जी। 3 नाटक आपने लिखे हैं। नेत्से की पेशी, इंद्र इंद्रदेव का इंटरव्यू, और तीसरा पत्रकार इंद्रलोक में। पत्रकार इंद्रलोक में। 3 नाटक आपके हैं हम लोगों के सामने। तो इन नाटकों के सृजन और इनके मंचन के बारे में क्या स्थिति रही है? देखिए, ये एक्चुअल में नीत्शे की पेशी एक अलग नाटक है। अच्छा। ये मंचीय नाटक है। जी जी। और पत्रकार इंद्रलोक में और इंद्रदेव का इंटरव्यू, ये एक्चुअल में वैसे लिखे गए 2 बार में लिखे गए नाटक। जी जी। एक नाटक को मंचीय ही बनाया गया था, और दूसरा नाटक में कुछ इस तरीके के साउंड इफेक्ट हैं कि वो मंचीय हो नहीं सकता था। ओके। तो वो रेडियो नाटक बना। रेडियो नाटक में गुंजाइश होती है कि आप ये साउंड इफेक्ट डाल करके चीज़ों को कर सकते हैं। जी जी। है ना? तो एक तरीके से है वो दोनों सीक्वेंस में। हाँ। इसलिए मुझे लगा कि इन दोनों को रेडियो नाटक ही बना दिया जाए तो ज़्यादा ठीक होगा। जी। तो वो इसलिए 2 ही नाटक माने जाए 3 की जगह। फिल्म डिवीज़न के लिए आपने बहुत सारे करीब 50 से भी ज़्यादा वृत्त चित्रों का लेखन किया है। तो ये जो आपका काम है ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम रहा है। इस काम के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं तो अच्छा रहेगा। बेसिकली मैं तो रेडियो का आदमी था जी। मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई फिल्म्स के लिए और इसके लिए, लेकिन आकाशवाणी में रहते हुए मैंने नाटक बहुत किए। मैं नाटक का एक समय में इंचार्ज भी हुआ करता था। वहीं मैंने नाटक लिखना और नाटक प्रोडक्शन करना ये वहीं सीखा मैंने। मैं बिल्कुल नहीं जानता था। इसके पीछे एक बड़ी मज़ेदार घटना घटी कि हमारे एक मित्र का फ़ोन आया मेरे पास। उनका भाई एक फिल्म बन रही है, उसके गीत रिकॉर्ड हो गए हैं और बॉम्बे में रिकॉर्ड हुए गीत कविता कृष्णमूर्ति वगैरह ने गाए हैं। अच्छा। गीत रिलीज भी हो गए, जगह का चयन हो गया, कास्ट तय हो गई है, मुहूर्त का दिन तय हो गया, समय तय हो गया, स्क्रिप्ट नहीं है। अरे तो हमारे मित्र थे जी। तो बोले, मैंने कहा भाई ये क्या तमाशा है? बोले दरअसल हुआ ये कि जिस आदमी ने, एक देहरादून के एक डॉक्टर साहब थे जिन्होंने फिल्म लिखी थी। अब उन्होंने कहा कि मैं स्क्रिप्ट तब दूंगा जब मुझे इसका हीरो बनाओगे। अरे वाह वाह। हीरो वो बनाए नहीं जा सकते थे, तो वो स्क्रिप्ट लेके भाग गए। अरे वाह। और बोले अब तक 10 लाख रुपए इस पर खर्च हो चुका है। क्या बात है। तो मैंने कहा कि बोले कोई आदमी बताओ। तो मैंने एक रिस्क लिया। मैंने उनको कहा कि समझ लो आदमी मिल गया जी। मैं ABC नहीं जानता हूँ उसकी। बोले कौन है? मैंने कहा मैं ही हूँ। वाह। तो बोले मैं शाम को आपको लेने आ रहा हूँ। तो शाम को लेने आया, हम चले गए उनके। मुझे उस समय ये भी नहीं मालूम था कि पैसा कितना मांगना चाहिए और मांगना भी चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि मित्र बीच में है। तो उन्होंने अपने आप ही कहा कि 5,000 चलेगा? मैंने कहा जो तुम दे दोगे चलेगा। मुझे अनुभव लेना था। ठीक। वो खैर वो प्रोड्यूसर से मिले, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे 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 है और सारा सब कुछ हो गया है और आपको, मैंने कहा हो जाएगा। तो कब मिलेगी स्क्रिप्ट? मैंने कहा ये बात है 26 दिसंबर की, 4 जनवरी को मुहूर्त तय है उसका। जी। तो मैंने कहा परसों मिलेंगे। परसों मेरी कुछ समझ में नहीं आया जो उसने बताया। मैंने कुछ इधर उधर कर करा के, साथ में छोटा सा घर था, बच्चे इधर कंधे पर चढ़ रहे हैं, उधर TV चल रहा है और सारा सब यही। तो मैंने कुछ कर करा करके ले गया। अब वहाँ जब पहुँचा तो वो प्रोड्यूसर उठ के खड़ा हो गया, ले आए? मैंने कहा कि अभी देख लो, कुछ किया है मैंने, लेकिन 4 को है ना तो हो जाएगा। उसने देखा कि हाँ बिल्कुल ठीक चल रहे। वाह। उसके बाद बोले कब मिलेगी स्क्रिप्ट? मैंने कहा परसों मिलेंगे। उसको फिर मैंने थोड़ा सा और सुधारा, उसमें से सुधारने के बाद बोले हाँ ले आए, उठ के खड़े हो गए। 28 को मैं गया उनको, मैंने कहा मिल जाएगी, चिंता नहीं करो। तो उन्होंने कहा पंडित जी 4 को मुहूर्त है। मैंने कहा मुझे मालूम है, भगवान पर भरोसा है ना? बोले हाँ है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने 5 दिन की छुट्टी ली जी। तय ये हुआ था कि वो मुझे रोजाना घर से लाएंगे और घर पर ले जाके छोड़ेंगे। अच्छा। तो 1-2 दिन तो उन्होंने ये काम किया। उसके बाद से उन्होंने
5 दिन की छुट्टी लेकर के मैंने उनके ऑफिस में डेरा जमाया ठीक। और एक शॉर्ट सब शॉर्ट ये सब करते कराते मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रहा सीख रहा था। जी जी। पौने 200 पेज की स्क्रिप्ट मुझे अभी भी याद है। उनको मैंने 4 तारीख की सुबह उनको मैंने कहा ले जाओ। वाह। अब वो फिल्म बनी कि नहीं बनी वो मेरा पक्ष नहीं था जी। वो तो उनका पक्ष था। बाद में पता लगा कि दोनों का डिस्प्यूट होगा, लेकिन उस एक स्क्रिप्ट ने मुझे सिखाया बहुत। जी जी। उसके बाद मैं फिल्म्स डिवीज़न गया तो फिर मैंने उनका सारा काम किया। अरे वाह वाह। तकरीबन 50 से ज़्यादा ही स्क्रिप्ट मैंने लिखी होंगी उनके लिए। ये काम भी आपका बड़ा उल्लेखनीय रहा है। फिल्म नहीं बन पाई ये नहीं, हम। फिल्म बनी थी। अच्छा बनी। हाँ, लेकिन वो चूचू का मुरब्बा बनी। अच्छा। हाँ, तो वो मार्केट में नहीं, लेकिन गीत उसके पॉपुलर थे। अच्छा अच्छा। गीत रिलीज हो गए। बहुत खूब। तो स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए बाद में फिर आपने और कोशिशें कुछ नहीं, हाँ नहीं, बहुत लिखा, अच्छा, बहुत लिखा। उन्होंने एक फिल्म डिवीजन ने फिल्म बनाई थी राधा, उस राधा के गीत मैंने लिखे थे। बाद में उसको आपके जो बड़े मशहूर हैं आपके क्या भूपेंद्र, जो बड़े पुराने गायक हैं। हाँ हाँ, भूपेंद्र उन्होंने गायक लिखा, हैं गायक। अलका याग्निक ने जी गाया। जी जी। अलका याग्निक ने गाया। आपके कृष्णा कल्ले ने गाया। अच्छा। 4 गीत थे, 4 लोगों ने गाया। जी जी। उसका डायलॉग डायरेक्टर भी मैं ही था और वो उसकी शूटिंग यहीं हुई थी आपके मसूरी में। मसूरी में उपहार की भी शूटिंग हुई थी। जी। उपकार की। एक लंबा समय आपने आकाशवाणी के साथ बिताया, कलाकारों के साथ बिताया और सृजन करते हुए भी आप जो है बहुत समय से आपने इतना काम किया है। साहित्य का जो परिदृश्य है, इस दौरान साहित्य के परिदृश्य में जो बदलाव आए हैं उन्हें आप किस तरह से रेखांकित करना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो समय है वो कथा केंद्रित समय है। कविता उसमें पिछड़ गई है। जी जी जी। और मुझे लगता है कि ये कथा केंद्रित इसलिए बनाया गया, जानबूझ करके बनाया गया, क्योंकि अपने समाज की सच्चाइयों को जिस तरीके से आप कथा में विस्तार के साथ रूपायित कर बयान कर सकते हैं, उतना कविता में शायद नहीं कर सकते। यद्यपि आगे चल करके कविता और कहानी की जो भाषा है काफ़ी कुछ समान हुई है, समान हुई है आज की जो। जी जी। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव ये था। दूसरा ये है कि जो कथा साहित्य लिखा गया, महत्वपूर्ण बात उसमें ये है कि वो किस तरह का कथा साहित्य। जी जी। उस कथा साहित्य में को लिखने वाले किस तरह के लोग थे, उनका नैरेटिव क्या था, उनका सोच क्या था और किस उद्देश्य से वो सारी चीज़ कर रहे थे। जी जी। तो यहीं आकर के थोड़ा सा फर्क महसूस होता है। एक तरफ आपके पुराने पीढ़ी के लोगों में आप देखें तो नागर जी जैसे लोग थे, निर्मल वर्मा जैसे लोग, जी जी, है ना, कमलेश्वर जी, कमलेश्वर अलग धारा के लोग थे। ये आपका मनोहर श्याम जोशी जैसे लोग थे, है ना, हरिशंकर परसाई ने व्यंग्य लिखे। लेकिन इनका जो लेखन था उसमें कुछ न कुछ भारतीयता थी। आपके कथा अज्ञेय थे, अज्ञेय कथा साहित्य में भी और कविता में भी। जी जी। लेकिन बाद में बहुत सारे लोग ऐसे पैदा हुए जिन्होंने एक अलग नैरेटिव के तहत, अलग विचारधारा के तहत सृजन करना शुरू किया। मैं ये नहीं कहता, इस पर टिप्पणी करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है कि वो गलत कर रहे थे या सही कर रहे थे। उनका एक नैरेटिव था, वो अपना काम कर रहे थे। बहुत अच्छी कविताएं उसमें आई। लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो ये है कि पहला, छंद का साथ टूट गया। छंद का साथ टूटने से संवेदना का जो स्तर उभरना चाहिए, कविताओं में शायद विचार पक्ष ज़्यादा प्रबल होता चला गया। छंद का पक्ष और संवेदना का पक्ष शायद उतना नहीं रहा। जी। मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। जरूर जरूर, स्वागत। वंशी और मादल एक संग्रह है ठाकुर प्रसाद सिंह का। जी। ठाकुर प्रसाद सिंह जाने माने साहित्यकार थे। उसका पहला गीत है। अब आप कल्पना करें, वसंत की रात है, पर्वतीय इलाका है, जी, आदिवासी का घर है, पत्नी ने अपना आंचल बिछाया हुआ है, पत्नी भी सोई हुई और आंचल पर उसका पति भी सोया हुआ है। उधर से बांसुरी बज रही है पर्वत के पीछे से। वाह वाह। और वो बांसुरी जो है वो इशारा है कि तुमको आना है। जी। वो उसकी प्रेमिका भी है जो बांसुरी बजा रहा है। अब उसके मन में जो कवि कल्पना करता है उसकी, वासंती रात के वेहवल पल आखिरी, पर्वत के पीछे से बजाते तुम बांसुरी, 5 जोड़ बांसुरी।
वासंती रात के विह्वल पल आखिरी, पर्वत के पीछे से बजाते तुम बांसुरी, 5 जोड़ बांसुरी। अब ये 5 जोड़ बांसुरी क्या है? कृष्ण की बांसुरी एक थी और पूरे ब्रजमंडल को उसने मोहित किया हुआ था। और ये जो बांसुरी इसका प्रेमी बजा रहा है, उसका प्रभाव ऐसा है जैसे 5-5 जोड़ी बांसुरी बज रही हो। वाह वाह। है ना? अब वो क्या सोचती है? पर्वत के पीछे से बजाते तुम बांसुरी, 5 जोड़ बांसुरी, वंशी स्वर उमड़ घुमड़ रो रहा, मन उठ चलने को हो रहा। वंशी स्वर उमड़ घुमड़ रो रहा, मन उठ चलने को हो रहा, धीरज की गांठ खुली लो लेकिन, आधे अचरा पे पिए सो रहा, मन तोड़ रहा बांसुरी, 5 जोड़ बांसुरी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आप कल्पना करिए कि उस कवि ने जो दृश्य उपस्थित किया है उसमें आदिवासी समाज की जो आर्थिक दशा है वो भी उसमें बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसके पास बिछाने को कुछ नहीं है। लेकिन इसमें छंद न होते हुए भी छंदसिकता है, लय न होते हुए भी लय है, लयात्मकता है, और संगीत न होते हुए भी संगीतात्मक। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रभावान्विति तो गजब की जी, है ना? जिस तरीके जो सघन प्रभाव उस कविता का होना चाहिए होगा। वो धड़धड़ाते हुए मंच पर चढ़ा जी, वो धड़धड़ाते हुए मंच पर चढ़ा, हवा में मुट्ठियां तानी, कुछ कहा, इस तरह हम सबको एक बार फिर चला गया। वाह, कविता कंप्लीट हो जाती है। बहुत खूब। अब इन दोनों कविताओं का जो फर्क है वो आपकी समझ में अपने आप आ रहा है। उसमें छंद नहीं है जी, विचार है जी जी, और उसमें संवेदना ज़्यादा है। तो ये जो फर्क है, छंद के टूट जाने से जो अराजकता आज के साहित्य में आई है, उसने साहित्य का बड़ा नुकसान किया है। जी, अच्छे कवि भी हैं, ऐसा मैं ये नहीं कहता कि अच्छी कविताएं नहीं हुई। नागार्जुन ने बहुत अच्छी कविताएं लिखी। आपके अग्गे जी तो दूसरी धारा के व्यक्ति हो गए ना, जिन लोगों ने एक नैरेटिव चलाया, समाज को आर्थिक दृष्टि से बांट करके उन्होंने चलाया, और बाद में वही नैरेटिव 5 हिस्सों में बट गया, 4 हिस्सों में। उसमें स्त्री विमर्श अलग हो गया, आपका दलित विमर्श अलग हो गया, थर्ड जेंडर विमर्श अलग हो गया, दलित साहित्य अलग हो गया। तो ये सारे जो चला उस समाज को तोड़ने की दृष्टि से, कहने को ये कहते हैं कि हम तो हर कमज़ोर आदमी के साथ हैं, समाज के हर उस तबके के साथ हैं जो कमज़ोर है। लेकिन दृष्टि और नीयत, ये नीयत उनकी अगर ठीक होती तो ये चीज़ अच्छी होती। बिल्कुल, नीयत अगर ठीक नहीं है, इसलिए इस पर शंका होती कई दफ़े। इसलिए आज हम बार बार जो लोग कहते हैं कि ऐसी कविता लिखी जानी चाहिए, ऐसा साहित्य आना चाहिए जिसमें भारत की आत्मा गूंजती हो। भारत का विद्रोह नहीं, भारत की आत्मा गूंजती हो, क्योंकि आत्मा अगर उसमें आएगी तो हम सबका साथ और सबका विकास, जो बात आज हो रही है, उसी कारण से हो रही है। बिल्कुल, हम सबको साथ लेकर के चल सकने की स्थिति में होंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि आज का जो समय है और आज का जो साहित्य है वो कथा केंद्रित साहित्य हो गया है, और जो आपका कहानी है और उपन्यास है उसको जो है ज़्यादा प्रमुखता जो है वो मिल रही है, और जो अन्य विधाएं हैं, आपकी कविता है या निबंध है, वो थोड़ा सा हाशिए पर या पीछे पिछड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अब यहाँ भी एक ही सवाल पैदा होता है कि कहानी और उपन्यास दोनों कथा की आपका विधाएं हैं, तो कहानी आज ज़्यादा आपका जो है महत्व हासिल कर रही है या उपन्यास अपनी महत्ता को बनाए हुए है? हिंदी में जो स्थिति है वो अलग है थोड़ी सी। जी, हिंदी में ये है कि आपने 5000 कहानियाँ लिखी और आपने उपन्यास कोई नहीं लिखा, जी जी जी, तो आपको साहित्यकार नहीं माना जाएगा। यस यस, है ना? या आप बाल साहित्य आपने ना लिखा तो भी कोई बात नहीं है। बंगला में जो स्थिति है वो अलग है एकदम से। बंगला में आपने बाल साहित्य नहीं लिखा तो आपको साहित्यकार नहीं माना जाएगा, आपने लाख उपन्यास लिखे हो। ये जो फर्क है, उसके कारण से दूसरी एक चीज़ और भी है कि कहानी में एक छोटा सा वाकया रहता है, है ना, उसी को आप बयां करते हैं, लेकिन उपन्यास में पूरे समाज का चित्र आप बिल्कुल बिल्कुल प्रस्तुत करते हैं। तो ये एक जो मूलभूत अंतर है, उसके कारण से लोकप्रिय दोनों विधाएं हैं, लेकिन चूंकि लोगों के पास समय नहीं है, ऐसा कहा जाता है, तमाम दुनिया भर की बातें होती हैं। लेकिन लेखक की जो आपका क्षमताएं हैं, उसकी जो एक पूरी योग्यता है, वो उपन्यास के माध्यम से ज़्यादा उसमें लेखक की मौका मिलता है, उसमें लेखक की दृष्टि पता चलती है। हाँ, उसकी दृष्टि क्या है, उसकी दृष्टि, उसके ज्ञान की, आपका ज्ञान का विस्तार, उसका अध्ययन, ये सब उपन्यास के माध्यम से ज़्यादा स्पष्ट रूप से मालूम चलता है। और यही देखने में आता है कि अकादमियों के द्वारा उपन्यासों को और उपन्यासकारों को
पुरस्कृत किया जाता रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, कहानीकार भी हैं, उपन्यासकार तो हैं ही। मैंने कहा ना कि वो जो उपन्यास लिखते हैं वो कहानियां लिखते हैं, वो लिखते हैं। जैसे चित्रा मुद्गल है, जी, तो उन्होंने कहानियां लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं। आवा उनका बड़ा उस पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। अब नहीं, ये इनको मिला थर्ड जेंडर पर जिनका उपन्यास आया। चित्रा जी का थर्ड जेंडर पे वो हाँ, पोस्ट बॉक्स नाला सोपारा, पोस्ट बॉक्स नंबर 108 203 सब। जी जी। और इस पर आवा पर उनको मिला व्यास सम्मान। हाँ, बिल्कुल। आपने चित्रा जी का नाम लिया तो इधर ये देखने में आ रहा है कि कथा लेखन में महिला लेखकों ने अपनी बड़ी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। इसमें हम चित्रा मुद्गल जी, नासिरा शर्मा जी, मृदुला गर्ग जी, मैत्रेयी पुष्पा जी, इन लोगों ने बड़ा एक हिंदी साहित्य को कंट्रीब्यूट एक तरीके से किया है और जो स्त्री विमर्श है उसको भी एक दिशा प्रदान की है। देखिए, स्त्री विमर्श को दिशा क्या देगा कोई जी। भारत में महिला की स्थिति बहुत मजबूत रही और केंद्रीय भूमिका में रही। जो लोग ये मान कर के चलते हैं कि भारत में महिलाओं का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है जी, वो या तो चीज़ों को नैरेटिव के तहत गढ़ने के कारण से उस स्थिति को नज़रअंदाज करते हैं। ऐसे लोगों से मैं सवाल करता हूँ कि आपका अपने परिवार में क्या स्थिति है, बताओ। आप नौकरी करने जा रही हैं, आपको स्वतंत्रता मिली। जी जी। आप घर में कोई काम नहीं कर रही हैं, आपको स्वतंत्रता मिली। पति आपसे कुछ बोलता है? नहीं बोलता। तो जो चीज़ें नैरेटिव के तहत हो रही हैं वो चीज़ें खतरनाक है। बेशक बेशक। भारत में चीज़ों को समग्रता में देखने का एक स्वभाव भारत का है ना। और समग्रता में जब आप एक पूरे परिवार को ही आप देखते हैं तो घर का जो बुजुर्ग है वो सबको समान दृष्टि से देखता है। कब किसको कहाँ डांटना है, कब किसको कहाँ बढ़ाना है, जी, वो जानता है अच्छे से। लेकिन किसी का मन न टूट जाए ये भी वो देखता है। तीसरा ये है कि परिवार की जो अपनी शान है, परिवार का जो एक रुतबा है समाज में, संरचना है, वो बना रहे, ये बुजुर्ग देखता है इस बात को। इन लोगों ने पूरे समाज को खंडित किया है। महिलाओं के कारण से खंडित किया, फिर आपके दलितों के कारण से खंडित किया। क्योंकि ये मान करके चलते हैं कि सारे के सारे लोग जो हैं इनको अगर अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाए और इनकी अस्मिताओं को उभारा जाए तो समाज कमज़ोर हो जाएगा। जी, है ना। और तुर्रा क्या है कि ये कमज़ोर तबका है इसलिए हम इनके साथ खड़े हैं साथ। कमज़ोर तबका कौन सा नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे तबके कमज़ोर हैं जिनका आप ब्राह्मणवाद के नाम पर जिनको आप कहते हैं, उसने तो शिक्षा दी और भिक्षा पाई। जी जी। उससे ज़्यादा कमज़ोर कौन होगा? जी। लेकिन चूंकि वो एक नैरेटिव के तहत है और वो नैरेटिव भारत में गढ़ा गया नैरेटिव नहीं है, वो विश्वव्यापी है, वो विश्वव्यापी नैरेटिव है। और ख़ास तौर से ऐसे देश जहाँ का समाज स्थिर समाज है, उन समाजों को तोड़ने के लिए जो नैरेटिव गढ़े गए उसमें फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट जी, ये महत्वपूर्ण संस्था थी। 1925 में इसका गठन हुआ। एक तरफ आरएसएस का गठन हो रहा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, और उसी वर्ष फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट का जन्म हो रहा था। और उसमें नीत्शे और फुकुयामा और ये सारे लोग उसमें हुआ करते थे, सार्थ वगैरह सब उसमें हुआ करते थे। जी जी। जिसमें से एक ने कह दिया ईश्वर मर गया, दूसरे ने कह दिया विचार खत्म हो गया, तीसरे ने कह दिया इतिहास खत्म हो गया, चौथे ने कह दिया परिवार खत्म हो गया। यानी क्या बचा? तो जब सारी चीज़ों को ख़त्म ही करना चाहते हैं आप, तो फिर कौन सा नैरेटिव आप चलाएंगे? बिल्कुल। तो ये जो दृष्टि रही है, आज जो पूरा युद्ध है, जो वैचारिक युद्ध है, वो इन्हीं दोनों दृष्टियों के बीच का युद्ध है। और उसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के पास एक जीवन को देखने की समग्र दृष्टि मौजूद है। दुनिया के पास वो दृष्टि नहीं है। मतलब मैं ये बात गर्व के साथ ही बात कह सकता हूँ कि दुनिया के पास वो दृष्टि नहीं है। उन्होंने भौतिक जीवन देखा है, भारत ने भौतिक जीवन के पार का जीवन देखा है। और आज का जो विज्ञान है वो विज्ञान उन सारी चीज़ों को बता रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। जैसे भारत कहता है कण कण में भगवान है, कण कण चैतन्य है। यस यस। जापान के मोसारू इमेटे डॉक्टर हैं, वो कह रहे हैं कि पानी देखता भी है, सोचता भी है, रिएक्ट भी करता है। 8 किताबों से आदमी ने लिखी। लिविंग आपका लिक्विड है वो पानी सिर्फ एक सिंपल आपका द्रव नहीं है, वो सिंपल द्रव नहीं, वो देखता भी है, सोचता भी है, रिएक्ट भी करता है। उसने प्रयोग करके देखा है किस तरीके आप गंदा अगर सोचें पानी के सामने खड़े होकर के तो कैसे क्रिस्टल बनते हैं, और अगर अच्छा सोचें मंत्र पढ़ेंगे तो कैसे क्रिस्टल बनते हैं, उसने करके देखा है। तो ये जो चीज़ें हैं अब धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लगी हैं कि भारत के पास अगर कुछ देने को है तो वो विचार देने को है, जीवन का जो पद्धति है वो देने को इसके पास है, और हमको इसकी तरफ देखना चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि विषयों को समग्रता में देखने की जरूरत है
और भारत के पास वो दृष्टि है कि हर विषय को समग्रता के साथ देखा जाए और इस नज़रिए से भारत और भारत का चिंतन दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है। आप सृजन संवाद के पटल पर आए और अपने मूल्यवान विचार हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा किए, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। सोमदत्त सर, सृजन संवाद आध्यात्मिक सृजन की जो ये पहल है, ये जो आपका संवाद की श्रृंखला है सृजन संवाद, इसके कुछ एपिसोड आपने ज़रूर देखे होंगे। आपको इस पहल और इस शुरुआत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी पहल है, और बहुत अच्छी पहल इसलिए है क्योंकि चीज़ें खानों में बंटने लगी। जी जी। मैंने इसके जो 2-3 एपिसोड मैंने देखे हैं, उसमें खानों में बंटने वाली चीज़ नहीं देखी मैंने कम से कम। जी। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि सृजन संवाद आध्यात्मिक सृजन, प्रवीण जी जो आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, और विपिन त्यागी जी जो सब सूत्रधार हैं सारी चीज़ों के, तो वो सब बधाई के पात्र। और मुझे लगता है कि इस तरीके के प्रयास और किए जाने चाहिए, और इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आपने बुलाया है, बहुत बहुत आभार। आप हमारे इस पटल पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों। नए एपिसोड में एक बार फिर हम नए मेहमान के साथ मिलेंगे। नमस्कार।